नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों की जिंदगी छूते हैं, कितने लोगों को प्रभावित करते हैं और इसके आधार पर हम अपनी जिंदगी को कितना सफल आंकते हैं, यह हम सब पर ही निर्भर करता है ना। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में इस कदर एक्सपर्टीज हासिल की, महारत हासिल की कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियन इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो जब भी चर्चा होती है इन क्षेत्रों में तो उनका नाम जरूर शामिल होता है। चाहे हम ICMR, एम्स, WHO की कमिटीज की बात करें, मीटिंग्स की बात करें, उन्हें चेयर करने की, उन्हें हेड करने की बात करें, हम पब्लिकेशंस की बात करें जो 700 से ज्यादा हैं, या हम इस क्षेत्र में जितने लोगों ने उनकी सहायता ली है या उनसे राय ली है या ट्रीटमेंट या इलाज करवाया है, ये वो तमाम डॉक्टर्स जो इस क्षेत्र में आज की तारीख में काम कर रहे हैं, उन सबकी जिंदगी को उन्होंने छुआ है और इसीलिए अपने काम के लिए लोग उन्हें याद करते हैं और देश भी उन्हें सलाम करता है। आप एम्स की डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की HOD रह चुकी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं और देश ने आपको आपके कामों के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आपके पुरस्कारों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद मेरा कार्यक्रम छोटा पड़ जाए, लेकिन आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की हमारी तेजस्विनी है डॉक्टर अलका कृपलानी। दूसरों के दर्द को कम कर, आंसू पोंछ, मुस्कान और राहत देने को जीवन का ध्येय बनाकर जीने वाली देश की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका कृपलानी ने डॉक्टरी के पेशे से जन कल्याण को जोड़ने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए UPSC में सफल होने के बाद इस्तीफा देकर वापस अस्पतालों का रुख किया और फिर दिल्ली के एम्स में जब काम करने का मौका मिला तो जीवन को नई दिशा मिली। 2012 में विभागाध्यक्ष बनने पर अपने समर्पित प्रयासों से विभाग में कई नई पहल की। प्रजनन संबंधी विकार और बांझपन आदि समस्याओं पर किए गए उनके कार्य सराहनीय हैं। गायनेकोलॉजी में एंडोस्कोपी के प्रयोग को आगे बढ़ाने वाली डॉक्टर कृपलानी के प्रयास ही हैं कि एम्स को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी OT मिला और 2014 में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हो गई। वे 1983 से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में उन्नत लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी का ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। बचपन से पढ़ाई में अव्वल रही, परिवार से प्रोत्साहन मिला, फिर पति ने हर कदम पर साथ दिया और अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर सर्जिकल कौशल के अलावा टीचिंग और रिसर्च में भी नाम कमाया। उन्होंने लाइव ऑपरेशंस करते हुए छात्रों को ट्रेनिंग देने का बेहतरीन तरीका अपनाकर अपने ज्ञान और कौशल से युवा डॉक्टरों और छात्रों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है। 691 पब्लिकेशंस, 269 मेडिकल पेपर्स, 271 एब्स्ट्रैक्ट्स, देश विदेश में 500 से अधिक गेस्ट लेक्चर्स के साथ साथ 700-800 क्षमतावान प्रशिक्षित डॉक्टर्स देश को देने का श्रेय तो आपको जाता ही है। ICMR, DCGI, WHO के साथ कई नवीन रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स करने के साथ साथ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया समेत कितने ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय संस्थाओं की अध्यक्षता की। वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग वीडियोस के माध्यम से भी आप अपना ज्ञान बांटकर कितने ही डॉक्टर्स को लेटेस्ट टेक्निक्स को लेकर आत्मविश्वास देती रही हैं। बतौर सर्जन ही नहीं, अध्यापन और अनुसंधान में भी अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित अपने पति प्रसिद्ध एंडोस्कोपिस्ट सर्जन डॉक्टर अजय कृपलानी की तरह डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार से सम्मानित और अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पद्मश्री का सम्मान हासिल कर चुकी हैं डॉक्टर अलका कृपलानी। तो ये करते हैं मुलाकात डॉक्टर अलका कृपलानी से। डॉक्टर कृपलानी, बहुत बहुत स्वागत तेजस्विनी के मंच पर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और मुझे कहना होगा कि हमारी खुशनसीबी कि आज आप हमारे बीच हैं, क्योंकि जब मैं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, इतने पन्ने, इतनी लंबी फहरिस्त कि मैं ही पढ़ते पढ़ते थक रही थी लेकिन मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती कि किसी व्यक्ति ने किसी की जिंदगी को इस कदर छुआ हो और इतनी जिंदगी को छुआ हो कि लोग आपका नाम लेते नहीं थकते। जिससे पूछो वो कहते हैं हाँ डॉक्टर अलका कृपलानी को तो हम जानते हैं। कितना एहसास होता है, किस तरह का एहसास होता है जब इतना लोग आपको धन्यवाद करते हैं, याद करते हैं? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और हर याद, हर एप्रिसिएशन आपको प्रेरित करता है कि आप और अच्छा करें। आप चूंकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उस क्षेत्र से जुड़ी हैं जहां महिलाएं जिनको आप इलाज देती हैं, परिवारों को आप संवारती हैं, इनफर्टिलिटी पर भी आप काम करती हैं।
ऐसा क्या रहा कि आप इस क्षेत्र से जुड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं ना, तो किस आधार पर आपने ये निर्णय लिया कि मुझे गायनेकोलॉजी में जाना है? टू बी ऑनेस्ट, जब मैं अपनी मेडिकल स्कूलिंग खत्म करी तो उस समय ऐसा था कि जो टॉपर लड़कियां होती थी वो गायनी में चली जाती थी, क्योंकि ऐसे समझा जाता था कि गायनी लड़कियों का एक्सक्लूसिव फील्ड है। अभी भी है, क्योंकि उसमें मेल्स का कंपटीशन बहुत कम है। तो ऐसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी फील्ड लें और आप अगर उसमें पैशन से काम करें तो आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे, और जो आपके रिजल्ट है उसको आपके पेशेंट्स बहुत एंजॉय करेंगे। और आप में पैशन इस कदर है कि लोग भी आपके इस पैशन से प्रभावित होते हैं। पैशन तो है। लेकिन आप गायनेकोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम जिंदगी में कुछ करने का सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, मेडिकल एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन आपने यूपीएससी क्लियर किया। और यूपीएससी तो कहते हैं ना, एक सपना होता है लोगों का कि हम यूपीएससी क्लियर करें, हम आईएएस ऑफिसर बने। आपने तो यूपीएससी क्लियर भी किया, उसके बाद छोड़ भी दिया और फिर गायने में आ गई। तो इस पैशन के पीछे का राज क्या है? ऐसा क्या था कि आपने यूपीएससी का रुख किया और फिर उसे छोड़ दिया? एक्चुअली मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो एज ए डॉक्टर मैं यूपीएससी क्लियर करके पोस्ट हुई थी इमीडिएटली आफ्टर आई एमडी। बट वहां पर मैंने देखा, रेलवे में मेरी पोस्टिंग हुई, तो बड़ा सा बंगला, बहुत सारे सर्वेंट क्वार्टर, शाम को क्लब में जाना, वो मेरा और मेरे हस्बैंड का सपना कभी भी नहीं था। हम सोचते थे हम बहुत अच्छे क्लिनिशियन बनेंगे, बहुत अच्छे सर्जन बनेंगे। एंड टू बी अ सर्जन, आपकी आधी लाइफ तो देखिए ओटी में जाएगी और आपको यू हैव टू बी विलिंग टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। तो हमारे पास कोई भी नौकरी नहीं थी। 6 महीने बाद हमने उस जॉब से रिजाइन कर दिया एक दिन, ये सोच के कि हमने जो जीवन में सोचा है हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और हम फिर दिल्ली आ गए। जी, और उसके बाद आप जब एम्स से जुड़ी तो मुझे लगता है आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया, क्या ये कहना सही होगा? एक्चुअली एम्स इज ए टेम्पल ऑफ लर्निंग। एक टाइम थे जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बिल्कुल ही नहीं थे। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा प्रोफेशनली करना चाहते हो तो द ऑप्शन वाज दैट यू गेट अटैच टू अ मेडिकल कॉलेज, एंड एम्स तो सबसे अच्छा था। तो हम जब यहाँ आए दिल्ली तो लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद, मैंने बहुत जगह काम किया, बहुत पापड़ बेले, और अल्टीमेटली जो लक्ष्य था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एम्स आप पहुंच गए। उसके बाद जो मेरी यात्रा शुरू हुई 31 साल एम्स में, that is a very nice story and that was a blessing for me. ब्लेसिंग आप ही के लिए नहीं, ब्लेसिंग मुझे लगता है कि देश भर के लिए भी, क्योंकि वहां आपने जो काम किए उनकी बात मैं करूंगी। लेकिन आपने कई बार आपने अपने हस्बैंड का नाम लिया है, और मुझे हमेशा लगता है कि जब भी कोई महिला कुछ जिंदगी में हासिल करती है तो जीवन साथी का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो क्या यह भी कहना सही होगा कि आपके सफर में आपके जीवन साथी जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनका इसमें आपका साथ देना वो एक बड़ा कारण रहा कि आप आज ये इसमें काम आपने में हैं? बहुत ही अच्छी बात कही। मैं सोचती हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने हस्बैंड के कारण हूँ। हस्बैंड तो सब अच्छे होते हैं सब, बट मेरे हस्बैंड में एक बात है कि उसने मेरे करियर को हमेशा अपने करियर के आगे रखा। अच्छा, उसने ही इज अ वेरी डेकोरेटेड सर्जन। अभी वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में थे। अब वो वी आर द ओनली कपल आई थिंक हु हैव बीन awarded BC Roy award for good medical services। तो वो खुद भी बहुत नामी सर्जन है, मगर जब भी ये कुछ ऐसा आया तो उन्होंने मुझे अपने से आगे रखा। अगर कोई फेलोशिप में जाना है, कोई ट्रेनिंग में जाना है, आप करिए। क्योंकि लेटर पार्ट ऑफ माय करियर जब बच्चे भी होते हैं, बहुत घर में हस्बैंड की मदद के बिना आप आगे नहीं आ सकते। तो वो मुझे कहते थे, मैं बहुत सारी सोसाइटीज की प्रेसिडेंट थी, बहुत ट्रेवल करती थी, फॉक्सी की प्रेसिडेंट थी। तो एवरी सैटरडे संडे मैं अब रियलाइज करती हूँ कि आप अपनी फैमिली की कॉस्ट पे जन सेवा करते हो। मेरे हस्बैंड ने कभी भी हमेशा एनकरेज किया, आप जाओ, आपको जितना लाइव सर्जरीज करनी है दूसरे शहरों में जाओ और लेक्चर्स करो, जो भी करना है करो। घर में स्टूडेंट्स बैठे रहते थे। तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छा आपको साथी मिले जो आपका हस्बैंड है और बेस्ट फ्रेंड है, उससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। यू हैव टू वर्क फॉर इट, ऑफ कोर्स फॉर एवरी रिलेशन इट इज बायलैटरल, यू ऑल्सो हैव टू वर्क। मगर बहुत अच्छी किस्मत थी कि मुझे ऐसा साथी मिला जिसने मुझे जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ाया।
वैसे डॉक्टर कृपलानी, हमारे देश में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी नहीं है, बहुत डॉक्टर्स हैं हमारे पास, लेकिन उन सबके बीच में एक हीरे की तरह आप चमकती हुई सबको नजर आती हैं। तो वो क्या था जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि चाहे नई नई रिसर्चेज हो, नए नए लैब्स बनाने हो, नई नई टेक्नोलॉजीज को सामने लाना हो इस क्षेत्र में, आपने आगे बढ़कर काम किया और लोग आज आपको सलाम करते हैं। आप बहुत मीठा बोलती हैं, थैंक यू। पैशन था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है, और देखिए आप कितना भी सोचें आपको बहुत कुछ करना है, आपको भगवान की दया की बहुत जरूरत है। डेस्टिनी भी कोई चीज है, आप सही समय पे सही जगह हो और आपकी किस्मत आपका साथ दे। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत अच्छी पोजीशंस मिलती गई। मैं बहुत जल्दी प्रोफेसर बन गई, बहुत जल्दी यूनिट हेड बन गई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इतने साल रही, तो मुझे मौका भी बहुत मिला। और एक बात होती है ममता जी, लोगों को, कलीग्स को साथ लेके चल पाना। मैं समझती हूँ, ऐसा सब कहते हैं कि मुझ में वो गुण है, मैं सबको अपने साथ लगा लेती हूँ, और जब आप सबको अपने साथ लगा लेते हो, पूरे डिपार्टमेंट को, तो आप बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली आगे जाते हो। इसलिए हम इतनी कॉन्फ्रेंसेस कर पाते थे, इतने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर पाते थे, इतना सबका गायनी डिपार्टमेंट को, दैट वाज द ओनली इन माय टाइम गवर्नमेंट सिस्टम वेयर इट वाज माय गायनी डिपार्टमेंट इज अवार्डेड द बेस्ट डिपार्टमेंट। तो मुझ में हरदम ये रहता था कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें, और सबके सहयोग से। एक इंसान, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स, जितना प्यार और सहयोग मिला हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है जहां आप जो करना चाहो कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। वेरी राइट। और आप में वो हिम्मत भी थी, वो जज्बा भी था, और आपने कर भी दिखाया। और डॉक्टर कृपलानी ने जो कुछ किया, उसी के कारण आज इनके चाहने वाले, इनके प्रशंसकों की भारी तादाद है। लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक पर जाते हुए आपको छोड़े जा रही हूँ उनके लिए कहे गए कुछ खास शब्दों के साथ। आइए सुनते हैं। अलका लाही सिर्फ एक बेहतरीन, बहुत ही वंडरफुल, शायद पूरे देश में सबसे बढ़िया सर्जन है लैप्रोस्कोपिक, और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि वो बहुत ही बढ़िया इंसान है। आज तक जो भी मरीज मैंने भेजा, किसी ने ये आके मुझे कंप्लेन नहीं की कि डॉक्टर अलका ने हमें ठीक से देखा नहीं, डॉक्टर अलका ने समझाया नहीं, हमारी सर्जरी ठीक नहीं हुई। सदा ही पेशेंट सेटिस्फाइड और खुश वापस आया है। इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किसी भी सर्जन के लिए और क्या हो सकता है कि उसके पेशेंट सदा उससे खुश है। She is a role model for many. A lot of people that meet her are simply awed by her charisma. While everyone knows her as this brilliant surgeon and doctor, to me, she is so much more. To me, first and foremost, she is a wonderful and loving mother. She is an amazing wife, a daughter, and a sister. Multiple roles which she has beautifully balanced throughout her life. Growing up, seeing how much she loved and truly enjoyed her work instilled a strong value system and work ethic within me. She taught me the value of hard work, perseverance, and the importance of education, especially in a woman's life. Dr. Alka Kriplani, my mentor, my inspiration. She is a true teacher who has left no stone unturned in shaping and honing the skills of her students. She is a true recipient of Dr. B.C. Roy Award, a surgeon par excellence. She is worth emulating, an inspiration and a leader for us all. अलका को मैं 40 साल से जानती हूँ और बहुत नजदीक से उसको देखा और परखा है। She had been a very bright student. कड़ी मेहनत, सेवा की लगन, कुछ नया करना, और उसमें भी बिल्कुल दृढ़ निश्चय। और इसके अलावा जो भी उसके संपर्क में व्यक्ति आते हैं, उनकी प्रार्थनाएं, एल्डर्स की और टीचर्स की ब्लेसिंग्स के कारण उसने जो ऊंचाई पे वो पहुंची है, सभी गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स उसको पाना चाहते हैं।
के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर अलका कृपलानी। डॉक्टर कृपलानी, आपने जो कुछ हासिल किया, जाहिर है कि आप बहुत अच्छी स्टूडेंट रही बचपन से ही। आप स्कूल में भी अव्वल आती थी, यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया, MBBS में भी, हर क्षेत्र में आपने टॉप किया। तो ये जो मेहनत आप करती थी, ये जो आपने एक जज्बा जो आपके अंदर था, ये बचपन में भी कोई माहौल ऐसा मिला आपको जिसके कारण आप ये सब कर पाएं? क्योंकि मुझे लगता है क्षमता होती है, लेकिन जब माँ बाप का प्रोत्साहन मिलता है तो क्षमता खिलती जाती है। ये बात मुझसे कई बार पूछी जा चुकी है और मैंने बहुत सोचा है। मैं सोचती हूँ इसके लिए पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। We didn't have a very luxurious environment at home, but it was such a secure environment. Mother is always around. उनका प्यार, वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाई तो हम 4 बहनें थे, उन्होंने कहा मैं अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाऊंगी। हम चारों के चारों गायनेकोलॉजिस्ट बने। 4 में से 3 को यूनिवर्सिटी का टॉपर का स्क्रॉल ऑफ ऑर्डर मिला। अच्छा। और वो इससे उनका जीवन बस बच्चों के ही अराउंड था कि हमारे बच्चे ऐसे बन जाएं, इनका भविष्य ऐसा हो जाए। दूसरा, एक लड़की के लिए फादर का प्यार, यहाँ जितने भी लोग सुन रहे होंगे फादर्स, जब एक फादर अपनी बेटी को एक अनकंडीशनल प्यार देते हैं तो उस बच्ची में इतनी सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि फिर वो बच्चा बहुत पनप जाता है जीवन में। तो मैं सोचती हूँ घर का माहौल ऐसा था। सारे भाई बहन उस जमाने में तो होते थे, मेरा एक भाई भी है, हम 5 भाई बहन हैं, तो एक के बाद एक पढ़ते गए। फिर मुझ में हमेशा ये था कि मैं अपने आप से कॉम्पीट करूं और मैं फर्स्ट आऊं, तो उस फीलिंग के साथ मैं आगे बढ़ती गई और इस तरीके से। मगर मैं सोचती हूँ पेरेंट्स का, फैमिली एनवायरनमेंट का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है उसे कितना पता होता है। बिल्कुल। डॉक्टर कृपलानी, आपको ये श्रेय भी जाता है कि आपने लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी के क्षेत्र में बहुत काम किया। मतलब आपको लगता है ओपन सर्जरीज नहीं होनी चाहिए, रोबोटिक सर्जरी भी आपने शुरुआत की, और उस समय शुरुआत की जब ये बहुत कम होती थी। तो ये सर्जरी किस तरीके से वक्त के साथ हम कदम ताल कर पाए हैं? आपके ऐसे कौन से मेहनत रही, क्या कार्य रहे? मैं 40 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो जब मैंने PG करी थी और प्रैक्टिस में आई थी तो हर सर्जरी ओपन होती थी, यानी पेट को चीर के यूट्रस निकालना है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फाइब्रॉइड निकालने हैं, या बीमारियों को हटाना है, तो वो किया जाता था। फिर धीरे धीरे ऐसा आया कि पेशेंट को इतना पेन क्यों दे, और स्पेशली जो इनफर्टाइल यंग लड़कियां होती हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, एक तो वो उसी से तकलीफ में होती हैं, दूसरा उनके बड़े बड़े पेट चीर के ऑपरेशन करे, उसके बाद उन्हें इतना जीवन जीना होता है। तो ये लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी आई। आई गॉट वेरी बैडली अट्रैक्टेड टू इट। मेरा हस्बैंड तो बहुत पायोनियर था इस फील्ड में, वो भी मुझे प्रेरित करते थे कि तुम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लो। इसका श्रेय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को और मेरे हस्बैंड को बहुत जाता है। मगर इट वॉज अ बिग स्ट्रगल। किसी नए प्रोसीजर को, नई टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करना, आपके क्रिटिक भी बहुत होते हैं। एक जमाना था जब हमारे बड़े कहते थे ये कौन सा तरीका ऑपरेशन करने का कि बिना चीरा फाड़े करे जाते हैं। आज ऐसी हालत है कि पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता है ओपन सर्जरी। दे वांट कि मिनिमली इन्वेजिव वे में सारे प्रोसीजर कर दिए जाए। और इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मेरे जो बड़े थे डिपार्टमेंट में, डॉक्टर बख्शी, डॉक्टर टक्कर, मुझे बहुत सींचा, मुझ पे बहुत विश्वास किया और मुझे पूरी की पूरी छूट दी डिपार्टमेंट में कि आप ये प्रोसीजर करिए। और मैंने भी उसको अपना पैशन बना के, अभी शायद 700-800 स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिखाई है। फिर मैंने अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को सिखाई, फिर मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। उसके बाद हम पूरे देश में जा जाके लाइव सर्जरीज करके मेडिकल कॉलेजेस में दिखाते थे कि इसको ऐसे किया जाता है। उससे इतने लोग इंस्पायर होते थे, इतने लोगों ने टेकअप किया, और अब तो ये एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फील्ड में आगे आ पाई। डॉक्टर कृपलानी एक बेहतरीन, एक माहिर सर्जन है तो बेहतरीन टीचर भी हैं। आपने खुद ही बताया कैसे कैसे आप पढ़ा रही हैं, लेकिन ये जो आपके तरीके हैं पढ़ाने के, खासकर लाइव ऑपरेशन करते हुए जो आप सिखाती हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि ये बहुत बेहतरीन तरीका है। तो ये सब आपने खुद ही इजाद किया या आपको भी कहीं से इंस्पिरेशन मिलती रही कि हमको ऐसा करना चाहिए? टाइम्स जब हमें पता ही नहीं था इस सर्जरी को कैसे करना है, मैंने कभी कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ले पाई, क्योंकि वी वर अमंग्स द फर्स्ट वंस हु स्टार्टेड। तो
बड़ी मुश्किल से प्रोसीजर्स को एस्टेब्लिश किया और अब इट्स वेरी इजी फॉर यंगस्टर्स टू टेक अप। इक्विपमेंट डेवलप हो गए हैं, टीचिंग के मॉड्यूल्स बने हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट मिनिमल इन्वेजिव तरीके से अब इन प्रोसीजर्स को करने लगे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, वी इंडियन सर्जन्स गायनेकोलॉजिस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बड़े फख्र की बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हमारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पेशेंट्स इतने ज्यादा, हम इतनी ज्यादा सर्जरी करते हैं कि हमारे छोटे भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कृपलानी एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा महिलाओं से जुड़ा क्षेत्र है ये, ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को, खासकर जब आप मुश्किल में होती हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या के साथ साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उस वक्त जब आप उससे गुजर रही होती है। हमारे देश में कितनी महिलाएं तो बताती भी नहीं हैं कि उन्हें ये समस्याएं हैं, आपके पास एक विश्वास से आती होंगी वो। तो क्या एक महिला के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर आपको लगता है कि हमारे आज के डॉक्टर्स में भी ये संवेदनशीलता है कि वो इन महिलाओं को न केवल इनका शारीरिक इलाज करें बल्कि मानसिक स्तर पर भी इनके साथ जुड़े? मेरी समझ से ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है। हमारी महिलाएं अनफॉर्चुनेटली, बहुत सारी बहनों को कोई एक्सेस नहीं है अच्छे हेल्थ सिस्टम की। और जो हम ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है, एक औरत प्रेग्नेंट होके आती है, 9 महीने हमारे साथ चलती है। एक पेशेंट इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके आता है, वो कब प्रेग्नेंट होगा, वो महीनों हमारे साथ जुड़ा होता है। तो उनको ना सिर्फ फिजिकल एलिमेंट से छुटकारा दिलाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनकी लाइफ की परेशानियों को समझना और उनको बताना, इतना डिप्रेशन कॉमन हो गया है। आई थिंक इफ दे हैव सम लिसनिंग ईयर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम फील वेरी रिलीव्ड फ्रॉम दैट स्ट्रेस। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनकी काउंसलिंग करें, उनकी सिर्फ फिजिकल बीमारी दूर ना करें, हम उनको उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी देखें। हम ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट बहुत सारी औरतों की लाइफ को टच करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर कोई हॉस्पिटल लेके आता है, बच्चा नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल लेके आता है। हम उन्हें बहुत सारी सोशल एजुकेशन भी दे सकते हैं। जैसे मैंने जब महसूस किया कि मेरी आउटरीच और बढ़नी चाहिए, तो मैंने बहुत सारी नेशनल सोसाइटीज, जैसे फॉक्सी है जिसमें 36,000 मेंबर्स गायनेकोलॉजिस्ट है, उसकी मैं प्रेसिडेंट बनी। उसमें भी काफी आपको मेहनत करके आगे आना होता है। तो मैंने पूरे देश में जा जाके औरतों में अनीमिया हटाओ, 70% ऑफ अवर फीमेल्स आर अनीमिक। आई डोंट नो, इट इज सच अ सिंपल वे कि आयरन दे दिया जाए, मगर उतना भी नहीं हो पाता है। कैंसर प्रिवेंशन, इतना लेट वो आती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कैंसर के अर्ली सिम्टम क्या है। तो इन फील्ड्स में काम शुरू किया, बहुत हो रहा था, मगर अभी बहुत होना और बाकी है। जागरूक होना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर कृपलानी, आपने इतनी खूबसूरत बातें कही हैं, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे ना जहां पेशेंट्स, मरीज, महिलाएं, हस्बैंड्स, परिवार वाले आपके पास आकर अपने दिल की बात कहते होंगे। कुछ हमारे साथ साझा करेंगे आप? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी मेरे पेशेंट जो 28, 30, 35 साल पहले मैंने ऑपरेट किया है, वो मुझे ढूंढ के आते हैं। जिस बच्चे को मैंने डिलीवर कराया है वो बड़ी होके मेरे पास डिलीवरी के लिए आती है। और ऐसी बहुत सारी दास्तानें हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में थी तो मैं कभी बैंक जाती थी तो मुझे वो सब अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं आती, तो मैं डरते डरते जाती थी। कोई ना कोई आके, अरे अलका कृपलानी आई है, वो मेरा काम कर देता था। तो दैट काइंड ऑफ मैंने भी प्रिविलेज एंजॉय करी है। मगर कई बारी मुझे लगता है कि हमारी बहनें, आप और मैं उन 1% औरतों में हैं जिनको बहुत बहुत ब्लेस्ड है हम। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, आप रूरल एरियाज में जाइए, रूरल को छोड़ो अर्बन में देखिए, उनकी कोई वॉइस नहीं है। कभी कभी बहुत दुख होता है कि हम औरतों को, हमें उन्हें ऊपर लाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कृपलानी, आपने चूंकि बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, बहुत सारे यंग डॉक्टर्स, आप एक स्टूडेंट मुझे बता रही थी कि अगर हमारे देश के आधे डॉक्टर्स इस फील्ड में हैं तो वो आपके अंडर आपने उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो इन यंग डॉक्टर्स को भी आप कुछ कहना चाहेंगे, या क्या खास मंत्र होता है जो आप अपने इन स्टूडेंट्स को देती हैं? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड पैशन एंड डेडिकेशन। कोई शॉर्टकट नहीं है एक अच्छा सर्जन बनने के लिए। यू शुड बी विलिंग टू स्पेंड गुड पार्ट ऑफ योर यूथ इन ऑपरेशन थिएटर एंड वर्किंग हार्ड। बट जब आप उसको एंजॉय करते हो तो वो, आई टेक इट एज अ हॉबी। और आपको उसके साथ इतनी चीजें बदल रही हैं साइंस में। एवरी 1 or 2 years a new procedure comes up. Technology is advancing so fast
तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी ट्रेनिंग हो गई, मैं अच्छी डॉक्टर हो गई। आपको निरंतर पढ़ते रहना पड़ेगा, पढ़ाते रहना पड़ेगा। मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पार्ट है मेरे स्टूडेंट्स। मैं हर फोरम पे हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स मेरे टीचर हैं। एक कनेक्ट होना चाहिए, एक डेप्थ होनी चाहिए रिलेशनशिप में। मैं उनके पीछे लग जाती हूँ, उन्हें डांटती हूँ, उन्हें अपना बच्चा समझती हूँ। वो मेरे घर में आके बैठते हैं, वो मेरे साथ खाना खाते हैं, वो मेरे साथ ओटी करते हैं। उन स्टूडेंट्स के साथ मैंने सीखा है और सिखाया है। अंत में जाते जाते, जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की ज्यादातर महिलाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनको आपकी ओर से क्या संदेश? ऐसा नहीं है कि वो गंभीर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, दे आर इग्नोरेंट। हमको इस पे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर वैक्सीनेशन, कैंसर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया। एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो मां बनने के अभी पूरी तरह उनमें परिपक्वता नहीं है। तो हमको ये सब चीजों को उन्हें मुहैया कराना और अनीमिया को दूर करना। और मेनोपॉज के बाद हमारे देश में अगेन बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उनको दूर करना आफ्टर मेनोपॉज। तो उसमें आपको कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, कैसे अपने आप को खुश रखना है, कैसे अपने घर वालों का ध्यान रखना है। अगर आप स्वस्थ होंगी तभी तो आपके घर वाले स्वस्थ होंगे। इसके लिए हमें अभी बहुत और काम करना है। जी, ये ऐसा काम है जो मुझे लगता है निरंतर चलने वाला काम है, जिसमें हम आप सबको लगना पड़ेगा। जो भी लड़कियां आगे आना चाहती हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी, यू शुड बी विलिंग टू वर्क हार्ड। आप मेहनत करिए, मेहनत का जज्बा लाइए अपने आप में, और अपने आप को किसी से कम मत समझिए। लेकिन आप जो काम कर रही हैं डॉक्टर कृपलानी, आज आप उदाहरण है सबके सामने कि क्या होना चाहिए एक ऐसा डॉक्टर और कैसे सेवा होनी चाहिए। फिलहाल आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कृपलानी, तेजस्विनी के मंच पर हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू ममता, थैंक यू ऑल द लिसनर्स। एंड मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कोई भी संदेश दे पाई तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो भी हमारे साथ डॉक्टर अलका कृपलानी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपके जो भी विचार रहे हैं इस एपिसोड को लेकर आप हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।